नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यू यूपीएससी टीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम क्लास 7 के भूगोल भूगोल का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम इससे पहले लास्ट की क्लासेस में हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 तक का कंप्लीट करवा दिया है। आज की क्लासेस में मैं चैप्टर 6 और चैप्टर 7 को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अब ऑलमोस्ट सारे सारे एग्जाम्स में एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आने लगा है। तो इसलिए ये क्लासेस आम आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो कृपया कर इसे देखना ना भूलें। अगर आपका कोई सुझाव हो या आप हमारी प्रशंसा करना चाहते हैं या फिर कुछ भी आपके मन में आप या फिर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो कृपया कर कमेंट बॉक्स पे एक बार कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। आज का चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। तो इसमें बच्चों को समझाने के लिए एक कहानियां दी गई है। तो हम कहानियों में टाइम वेस्ट न करके कट टू कट हमारे पॉइंट्स पे ही आते हैं। तो जिसमें कहा गया है प्राकृतिक वनस्पति, यहाँ पे कहा गया है कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है और इसके कारण ही प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव होता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति सघनता और प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन और खुले वन विकसित होते हैं। दूसरा है घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। कांटेदार झाड़ियां झाड़ियां कांटेदार झाड़ और झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में उगते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न महाद्वीप में विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में पूछा गया है। ध्रुवीय प्रदेश में शंकुधारी वन, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियां, आर्द्र प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वन आदि पाई जाती हैं और हिमालयी क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। वन कई प्रकार के होते हैं। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय वन, कटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल होते हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह से नहीं झड़ती है, इसलिए भी इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष, रोजवुड, आबनूस, मोहगिनी आदि पाए जाते हैं। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे जानवरों को मारकर खा सकता है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन।
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ वृक्ष की पत्तियां झाड़ देती हैं। जिस इन प्रदेशों में पाए जाने वृक्षों में साल, सागवान, नीम और शीशम पाए जाते हैं। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात और निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। और इन प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि है। तो चलिए आप एक कमेंट बॉक्स में जवाब देना जरूर दीजिएगा। भारत में शीतोष्ण सदाबहार वन एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, उन राज्यों के नाम बताइए। और दूसरा सवाल है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्र में स्थित होते हैं। सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चीन, दक्षिणी ब्राजील। यहाँ बांज, चीड़, यूकलिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम दोनों पेड़ पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिकांश शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, और चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं और ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ बांज, एस, बीच आदि। और यहाँ के आम जानवर हैं हिरन, लोमड़ी और भेड़िया। फिजेंट और मोनाल यहाँ पक्षियां पाई जाती है। ये रहे फिजेंट और ये मोनाल है। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय वनस्पति। जैसा कि आप जान चुके हैं कि महाद्वीप के पूर्वी और उत्तर पूर्व किनारों के अधिकांश भाग पर शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं और महाद्वीप के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में पाई जाती है। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहर प्रदेश, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका एवं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म और वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया। यहाँ वन्य जीव कम होते हैं। साथ ही कुछ जानने योग्य फैक्ट्स है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहते हैं। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। इनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। साथ ही रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 50 से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं और इन्हें टैगा वन भी कहा जाता है। ये वन अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। वृक्षों की सलीमाने हिमालय में प्रचुर देखने को इन्हीं वृक्षों को सलीमाने हिमालय में प्रचुर मात्रा में दिखा था। शंकुधारी वन की विशेषता ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग अखबारी कागज में होता है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस और पैकेजिंग के बक्से बनाने के लिए किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं और यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। यह है शंकुधारी वन और यह है हिमाच्छादित शंकुधारी वन। नेक्स्ट है घास के स्थल। घास के स्थल के भी कई प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा से किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंध क्षेत्र तक फैलते हैं। यहाँ वनस्पति
निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होती है। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर तक ऊंचाई बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास इसी प्रकार का स्थल है और इन इन घास स्थलों उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। तो सवाना सवाना घास किस प्रकार का घास स्थल है? तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं मैं उसको अंडरलाइन करते चल रही हूँ। नेक्स्ट है शीतोष्ण घास स्थल। ये मध्य अक्षांश क्षेत्र और महाद्वीपों के भीतरी भाग में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंसा, बाइसन और एंटीलोप पाए जाते हैं। घास तीसरा घास है कटीली झाड़ियाँ। शुष्क रेगिस्तान प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियां कम रहती है। ये है विभिन्न प्रदेशों के घास स्थल। पूर्वी अफ्रीका, सवाना, ब्राजील, कंपोस्ट, वेनेजुएला, लानोस। ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल थे। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। अर्जेंटीना में पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डान। नेक्स्ट है कि अगर आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती हैं। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म के ऋतु के दौरान विकसित होते हैं, इसलिए इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी कहते हैं। ये वनस्पति यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है और यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है और ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जानवर है सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली डुमरी आदि। तो हमारा चैप्टर 6 यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर है मानवीय पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश। तो आइए हम जानते हैं अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देख लेते हैं। आइए हम देखते हैं, ये रहा अमेजन बेसिन दक्षिणी अमेरिका में। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क और मकर रेखा के मध्य में स्थित है और भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं और अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर गुजरती है। यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। नेक्स्ट है जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे मुहाना कहते हैं। अमेजन की बहुत सारी सहायक नदियां अमेजन में मिलकर बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन बेसिन ब्राजील के भाग, पेरू के कुछ भाग, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग में प्रवाहित होती है। यानी कि अमेजन नदी किन किन प्रदेशों में प्रवाहित होती है, मोस्टली यही फैक्ट्स पूछा जाएगा। तो ब्राजील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला में। साथ ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किन इस बेसिन में स्थित उन देशों का नाम बताइए जिनसे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। सहायक नदियां, वह छोटी नदियां जो मुख्य नदी में मिलती हैं, सहायक नदियां कहलाती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र में पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रह क्षेत्र कहलाता है और अमेजन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन भी है। नेक्स्ट है जलवायु।
अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है। यहाँ शरीर चिपचिपा महसूस होता है और इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। नेक्स्ट है वर्षावन। वन इतने सघन होते कि पत्तियों शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंच पाता और यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नमी बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता होती है और परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ऑर्किड और बोमलियाड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुक्कन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी, भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले समान पक्षियों से भिन्न है। तो यह है टुक्कन। भूमध्य रेखा में पाई जाने वाली प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपीर यहाँ पाए जाते हैं। सांप और सरीसृपों की भी विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। इसके साथ ही मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा और बोआ जैसी कुछ सरीसृप की भी प्रजातियां पाई जाती हैं अमेजन नदी बेसिन में। ब्रोमलियाड एक प्रकार का विशेष पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को सिंचित रखता है और मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है वर्षावन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे क्षेत्रों में वनों के कुछ वृक्ष को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं और यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते थे। यहाँ के मुख्य फसल है टोपियाको, अनानास, शकरकंद आदि। यहाँ मछलियाँ और शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से परिवार का भरण पोषण करती हैं और इन पद्धतियों को वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में जीवन। गंगा ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां मिलकर भारतीय महाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, सोन, चंबल, गंडक और कोसी हैं और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अप्रवाहित होती हैं। तो ये रही हमारी गंगा नदी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत, हिमालय के गिरिपाद, सुंदर सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्रों में कई चाप झीलें पाई जाती हैं और यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी होती है और मानसून मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंड होती है। तो एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि उन राज्यों का नाम बताइए जहां गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन स्थित है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। जनसंख्या का वितरण में भी पर्यावरण की भूमिका होती है। तो आइए हम जानते हैं जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण के लिए अगर उत्तराखंड में 159 का जनसंख्या घनत्व 159 है और जबकि बंगाल का 904 तथा बिहार का 880 है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है क्योंकि नदियों के बहाव से प्रतिवर्ष नई और कुछ उपजाऊ मिट्टियां भी एक साथ में आती हैं और यहाँ का मुख्य फसल धान है।
अन्य उगाई जाने वाली फसलें गेहूं, मक्का, चना, बाजरा है। वहीं नकदी फसल में गन्ना और जूट है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू, पीपल तथा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं और डेल्टा क्षेत्रों में मैंग्रोव वन से घिरा है। साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इसमें हाथी, बाघ, हिरन, बंदर सामान्य रूप से पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र नदी मैदान में पाया जाता है और डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर, घड़ियाल पाए जाते हैं। और यहाँ के लोकप्रिय मछलियां हैं रेहू, कतला, हिल्सा। और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है मछली और चावल। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है और ढलान को इसलिए हटाया जाता है ताकि जल का प्रवाह तीव्र न हो। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट तथ्य है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु कहा जाता है। यह औंधी डॉल्फिन होती है। सुसु की उपस्थिति जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन का अधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक और गहरी नदियों ने इन प्रजातियों को नष्ट कर दिया। ये अंधी डॉल्फिन होती हैं और ये अल्ट्रासोनिक वेव से सुनकर अपनी दिशा तय करती हैं। नेक्स्ट है गंगा नदी बेसिन के किनारे बसे कल शहर कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। साथ ही गंगा नदी बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित है। इनका पर्यटन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। आगरा में यमुना के किनारे ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा और एवं मानस अभय वन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति कई दर्शनीय स्थल भी इन क्षेत्रों में स्थित है। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि हाँ तो कृपया कर इसे लाइक करें और अपना कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।